परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अपने म्यूज़िक के एस्पेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल म्यूज़िक को हर अहम पहलू से ख़त्म कर दिया। आज हम डांस के विषय में आरंभ करने जा रहे हैं, उसके विषय में समझेंगे, ठीक है। उसमें म्यूज़िक में दो क्लोजिंग एस्पेक्ट आप समझ लीजिए। पहला है द मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक एंड द सेकेंड वन इज़ द फोक म्यूज़िक। थोड़ी सी जानकारी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे डांसेस की तरफ। मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक, तो ये कहा जाता है कि मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक ब्रिटिशर्स के एडवेंट के साथ ही भारत में आता है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, द मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक। क्या बदलाव आते हैं हमें वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहला बदलाव ये आता है कि इस समय में कुछ नए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िकल यूटिलाइज होने लगते हैं, जैसे कि वायलिन यूज़ होने लगता है, क्लैरिनेट यूज़ होने लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। वायलिन तो आपने देखा ही होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये विंड ब्लो करके बजाया जाता है, ये आपने अक्सर ही देखा होगा। इट्स अ क्लैरिनेट। ओके, तो क्लैरिनेट, वायलिन, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भारत में आते हैं और वो भारत के संगीत का हिस्सा बनते हैं। ये पहला परिवर्तन आता है। दूसरी चीज़ आती है कि स्टेज के ऊपर म्यूज़िक को एक परफॉर्मेंस की फॉर्म में ऑर्केस्ट्रेट करने का काम जो है, यानी कि ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द म्यूज़िक ऑन द स्टेजेस, ये मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ। आई बात समझ में? तो ये चीज़ वहाँ पर आई। तीसरी चीज़, इस समय तक जो म्यूज़िक को ट्रांसफ़र करने का काम था वो सीधे सीधे जो म्यूज़िशियंस होते थे वो करते थे, यानी कि उनके राग, उनके तालों को लोगों तक सीधे वो लेकर के जाते थे एज अ वोकलिस्ट। लेकिन इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया कैसेट्स ने। ऑडियो और वीडियो कैसेट्स आने लगे, अब वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो और वीडियो कैसेट्स लोगों तक इन चीज़ों को ले जाने का माध्यम बने। और यही एक कारण हुआ कि म्यूज़िक लिबरेट हुआ, म्यूज़िक डिसेंट्रलाइज हुआ, म्यूज़िक राजघरानों से और धार्मिक गलियारों से, मंदिरों से बाहर निकला, आम जनमानस के घर तक पहुंचा, कॉमन मैन तक पहुंचा। और फिर कॉमन मैन ने म्यूज़िक का भरपूर आनंद उठाया और भरपूर समर्थन भी दिया। तो आज तो आप देख लीजिए कि ये जो कैसेट्स आई, उसके बाद सीडीज़, देन मोबाइल में सॉन्ग्स आए, स्मार्टफोन्स की वजह से अक्सर आपके घरों में जो काम कर रहे लोग हैं, चाहे वो सिविल वर्कर्स हैं, मैसनरी वर्कर्स यानी कि राजमिस्त्री हैं, या कोई प्लम्बर्स हैं या कारपेंटर्स हैं, तो दे आर मोर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अक्सर गाने उनके चलते रहेंगे। तो जितना सहज हो गया, सरल हो गया या सस्ता हो गया माध्यम, सस्ता हो गया ना। अदरवाइज़ आपको म्यूज़िक सुनना है तो आपको उस म्यूज़िशियन को बुलाना पड़ेगा, ये कौन अफोर्ड कर सकता है। आज भी ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही प्रेस्टीज का विषय है पंजाब में कि सिंगर बुलाया शादी में? लेकिन इसका अलग, अब जब सिंगर ही था, रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे या रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो तब तो फिर कौन ही बुला पाता होगा? आप अंदाज़ा लगा लीजिए, या तो राजघराने होते थे, या बड़े समारोहों में, या तो धार्मिक अनुष्ठान या मंदिरों के द्वारा। आम जनमानस तो नहीं बुला पाते होंगे और ना ही सुन पाते होंगे। तो इसलिए वहाँ पर देसी संगीत महत्वपूर्ण हो जाता है। द म्यूज़िक ऑफ द मासेस, द म्यूज़िक ऑफ द कॉमन पीपल, दैट इज़ द पॉपुलर म्यूज़िक, क्योंकि वो गांव की कोई भी औरतें, गांव के कोई भी पुरुष गांव समूह में मिल करके उन्हें गा सकता है। दैट्स वाई सच म्यूज़िक फॉर्म्स आर वेरी पॉपुलर। द फोक म्यूज़िक इतने पॉपुलर, कई बार लोगों के बीच इतने ज़्यादा पॉपुलर कि इस्टेब्लिश्ड सिंगर्स को ऐसा लगता है, म्यूजिशियंस को ऐसा लगता है कि हम अगर पॉपुलर होना चाहते तो इसे उठा लें। ये इतना मासेस में पॉपुलर है, हम इसे ऑर्गेनाइज़ करें, रीऑर्गेनाइज़ करें, नोट्स अच्छे से सेटल करें, ट्यून्स दे दें, अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स बजा दें, म्यूज़िक अच्छा दे दें बैकग्राउंड में, तो हम इसके वाया लोगों में आ जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए उस समय तक म्यूज़िक डिसेंट्रलाइज नहीं रहता था।
लेकिन जब रिकॉर्ड्स आ गए तो आज सिंगर बुलाने की कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप एक डीजे वाला बुला लीजिए, उसके पास सारी सीडीज़ हैं, वो प्ले करेगा, सारे गानों पर नाचिए, है कि नहीं। तो इसलिए इस चीज़ ने लोगों तक पहुंचाया संगीत को, संगीत बहुत बड़े स्तर पर पॉपुलर हुआ। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो मॉडर्न इंडिया में एक अगला बड़ा परिवर्तन आया कि पहले संगीत गुरु शिष्य पद्धति के तहत चला करता था, शिष्य गुरु सिस्टम के तहत ही संगीत सीखा करता था। घराने भी बहुत मजबूत रहा करते थे, घराने तो आज भी हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के सिस्टम में वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए फिर, जो एक गुरु के द्वारा एक शिष्य को अपना लिया जाता था, शिष्य गुरु को धारण कर लेता था, वो सिस्टम चेंज हुआ और म्यूज़िक लर्निंग सेंटर्स ओपन हुए, म्यूज़िक स्कूल्स ओपन हुए, म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट इंड्यूस हुआ, कॉलेजेस में आप रख सकते हैं उसको, एक एक्टिविटी के रूप में आया म्यूज़िक। इसके तहत गुरु शिष्य सिस्टम धीरे धीरे परंपरा घटती चली गई, ख़त्म भी होती गई। अब आप उस माध्यम से, उस स्कूल के माध्यम से बहुत से टीचर्स को अपना गुरु मान भी सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वो स्कूल इज़ अ डेडिकेटेड स्कूल ऑफ म्यूज़िक, यू कैन गो टू दैट स्कूल एंड यू कैन लर्न म्यूज़िक। ओके, इस तरह के कुछ परिवर्तन मॉडर्न इंडियन म्यूज़िक के दौर में हमने देखे ब्रिटिशर्स के एडवेंट के बाद, यही बताया गया है किताब में, बस वो मैंने आपको बता दिया। एक ऑर्केस्ट्रेट होने लगा, ऑर्केस्ट्रा सिस्टम इस समय में देखने को मिला हमें। दूसरा, हमने देखा कि पॉपुलर होता गया म्यूज़िक क्योंकि रिकॉर्ड सिस्टम आ गया है, और जो राग हैं, जो ताल हैं, जो संगीत हैं, उसे ट्रांसफ़र करने का ज़रिया अब वो वोकलिस्ट खुद नहीं है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं और वो अफोर्डेबल हैं, लोग उसे परचेज़ कर सकते हैं। संगीत आम जनमानस में बड़ा पॉपुलर हुआ। हमने देखा कि लर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए हैं, म्यूज़िकल स्कूल्स जहाँ से आप इसे सीख सकते हैं। गुरु शिष्य मर्यादा और परंपरा धीरे धीरे उतनी पॉपुलर नहीं रह पाई, संगीत सीखने का एकमात्र ज़रिया भी वो नहीं रही। ओके, अगली तरफ आता है फोक म्यूज़िक। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फोक म्यूज़िक अर्थात लोक गीत, लोक गान, लोक संगीत, लोगों का, मासेस का। तो ऐसे में ये पॉपुलर म्यूज़िक होता है, इट्स अ पॉपुलर म्यूज़िक। ये कॉम्पोजिशन में बहुत इजी रहता है, इजी गोइंग होता है। आप सहजता से देखिए, आप लोग कोई ट्रेंड तो नहीं होते, फिर भी आपको ये गाना है, इसलिए सहज रहता है। और ये जीवन से जुड़े हुए बहुत से इवेंट्स से एसोसिएटेड होता है, इवेंट से एसोसिएटेड रहता है, चाहे ये त्योहारों से एसोसिएटेड होता है, जन्म से, विवाह से, इस तरह के सभी इवेंट्स के साथ ये जुड़ता है। तो हम अलग अलग इवेंट्स के लिए कई तरह के संगीत बना लेते हैं। ओके, और ये फोक म्यूज़िक के अंदर रहता है, बहुत ही सहज भाव के अंदर। इस तरह के कई तारे हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सो दिस म्यूज़िक रिप्रेजेंट्स द इमोशन ऑफ द मासेस, ये मासेस के इमोशंस को दर्शाता है। सिंपल सॉन्ग्स आर कंपोज्ड टू मार्क एवरी इवेंट ऑफ लाइफ, इवेंट ऑफ लाइफ जो है उन्हें बताने के लिए। और कुछ म्यूज़िक फॉर्म्स बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में राजस्थान का, राजस्थानी में मांड, मांड का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग आप सब जानते हैं, केसरिया बालम, तो मांड। बंगाल का भटियाली, भटियाली। हरियाणा का रागिनी। तो राजस्थान का मांड फोक म्यूज़िक, बंगाल का भटियाली, हरियाणा का रागिनी, वेरी पॉपुलर, दे वेरी फेमस। ओके, फोक सॉन्ग्स हैव देयर स्पेशल मीनिंग्स और मैसेजेस, खास तरह के इनके, क्योंकि अलग अलग इवेंट के लिए बनाए गए हैं। तो आप मुझे बताइए, मीनिंग से विमुख कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली उनके मीनिंग्स भी हर इवेंट को दर्शाते हुए खास ही होने चाहिए, खास संदेश देते हों, तभी तो इवेंट आइडेंटिफाई होगा कि किस इवेंट से जुड़े हैं, जन्म से जुड़े हैं, लड़की की विदाई से जुड़े हैं, लड़के की शादी से जुड़े हैं, या किस मेहंदी से जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए हैं, जिससे एसोसिएटेड हैं। तो उनके स्पेशल मीनिंग्स और मैसेजेस होते हैं। एंड अक्सर फोक म्यूज़िक यूज़ भी होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, या कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, है कि नहीं? तो फोक म्यूज़िक में आप जाएंगे, अक्सर पंजाब में अगर आप ये देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जो विवाह से पहले मेहंदी की रस्म होती है तो तेल चढ़ाना होता है, तो आप देखेंगे औरतें लगातार गाती रहती हैं,
एक डिस्क्राइब करती हैं उस रिचुअल को कि तेरी भाभी सयाणी ऐसा करके वो तेल चढ़ा रही हैं, तेरा वीर, तेरी भैन, ये सब चलता रहता है, साथ में बताया जाता है। फिर इसी तरह से जब लड़का ब्याह करके आता है तो जो उसकी माँ हैं वो जल की एक विधि करती हैं, कच्ची लस्सी के साथ एक विधि करती हैं। ये सब कुछ सारे गीत इससे जुड़े हुए हैं, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं उस रिचुअल को, उस इवेंट को। हिस्टोरिकल इवेंट्स भी इसमें एक्सप्लेन होते हैं। So folk songs have their special meaning or messages, often describe historical events and important rituals. Okay, जैसे कश्मीर में गुलराज इस कैटेगरी में आता है और मध्य प्रदेश में पांडेयानी यानी कि पांडव वाणी। तो पांडव वाणी का तो उद्देश्य हम जानते हैं कि जो भी महाभारत से जुड़े हुए एपिसोड्स हैं उन्हें आपने म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस में कन्वर्ट किया हुआ है, वो पांडव वाणी उस वे में बताई जाती है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को डिस्क्राइब करने वाले संगीत, कश्मीर का गुलराज याद रखिएगा और मध्य प्रदेश का पांडेयानी यानी कि पांडव वाणी याद रखिएगा। तो जैसे राजस्थानी का मांड है, बंगाल का भाटियाली है, हरियाणा का रागिनी है, कश्मीर का गुलराज है, मध्य प्रदेश का पांडेयानी है। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं, जैसे फोक सॉन्ग्स का उद्देश्य कई बार ये भी होता है कि वो समूह में गाए जाते हैं, समूह में, और वो हैप्पीनेस और सौरो, ग्रीव, इन सभी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मुस्लिम्स में जो मुहर्रम के समय में, मुहर्रम इस्लाम के तहत बताए गए उन चार महत्वपूर्ण समयों से जुड़ा है जिस समय में किसी भी तरह के युद्ध नहीं करते। ये मुबारक महीने, मुबारक समय होते हैं। और मुसलमानों का जो कैलेंडर रहता है वो लूनर कैलेंडर होता है, चंद्रमा पर बेस्ड होता है, सोलर नहीं, और उसे हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। उसका जो प्रथम महीना रहता है वो मुहर्रम होता है। ओके, और मुहर्रम का खुद का जो 10वां दिन होता है उसे आशुरा कहते हैं। आशुरा वो दिन होता है जिस दिन एक्चुअली वो सॉन्ग और वो प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है स्वयं को मारने वाली। और ये क्योंकि पूरा मुहर्रम की प्रक्रिया ये है कि जो मुसलमानों में जो शिया संप्रदाय है वो शोक व्यक्त करता है हुसैन अली की और उसके परिवार की मार्टेरडम से जुड़ा हुआ। ओके, तो वो शोक प्रकट करते हैं और वो खुद को फॉरबिड करते हैं कि किसी भी तरह के अत्याचार या किसी भी तरह की नस्ल कुशियाँ या लोगों को ख़त्म करना या युद्ध हम ख़त्म करते हैं। और वो स्वयं को गिल्ट में रखते हुए यह सजाएं देते हैं। तो ये इट इज़ अ मॉर्न सॉन्ग ऑफ मुस्लिम्स परफॉर्म ड्यूरिंग द मुहर्रम, specifically on the 10th day, that is on Ashura. तो ये that is SOJKHWNY तो सोज ख्वानी, आप इसे सिंपली कहिए शोकवाणी, शोक में है ना आप, शोकवाणी। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू द मुस्लिम्स। सो मॉर्नफुल सॉन्ग्स ड्यूरिंग द मुहर्रम। फिर वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस खुशियों से भरा रहता है, तो इसमें आपको नज़र आएंगे कैरल्स, कॉरल्स, ये सब आप परफॉर्म करते हैं क्रिसमस के समय में। जगह जगह पर लोग इकट्ठे हुए होते हैं और ये परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं। सो ख्वानी एसोसिएटेड विद द मुस्लिम्स एंड द chorals and carols associated with the Christians, the musics, they are the musics are sung in group on the festive occasions. Okay, तो ये फोक म्यूज़िक से जुड़ी हुई बातें थी। हम म्यूज़िक के क्षेत्र में संपूर्ण हो चुके हैं, हम नृत्य के क्षेत्र में पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, डांसेस के विषय में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जिक्र आता है। जैसे म्यूज़िक के मामले में हमने बात सामवेद की करी थी, हम डांसेस के विषय में बात करें तो हम आरंभ ऋग्वेद से कर रहे हैं। ऋग्वेद 2 शब्दों का प्रयोग करता है, एक NRTI किताब में लिखा है और एक NRTU, तो नृत्य और नृत्यु। तो नृत्य अर्थात नृत्य, नृत्य अर्थात नृत्य, दैट इज डांस, और नृतक जो नृत्य कर रहा है, नृत्य नृत्य, इट इज दैट इज डांसर, दैट इज डांसर्स। The pronunciation is DANSEUSE, that is dancers. Okay, so नृत्य यानी कि नृत्य और नृत्यु अर्थात नृतक का जिक्र ऋग्वेद में आता है।
ओके। और वो ये कह के पुकारता है कि जो दमकती हुई भोर की आभा है, वो ऐसा लगता है कि उसने कितने दमकते हुए वस्त्र पहने हैं। तो उस दमकती हुई भोर को उषा कहा गया है, और उषा को यहां पर नृत्यु कहा गया है, नृतक। ओके, दैट ब्राइट डॉन, इट इज कंपेयर्ड विद द डांसर्स। उसे किससे कंपेयर किया गया है? डांसर्स, नृतक से। ओके, सो ऋग्वेद मेंशंस डांस एंड डांसर्स एंड कंपेयर्ड द ब्रिलियंट डॉन दैट इज उषा और उषा टू अ ब्राइटली अट्राइव्ड डांसर्स। अट्राइव्ड मतलब जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत ही उजले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ओके, डांसर्स। आगे आता है कि वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद कहाँ जिक्र हम देख रहे हैं, हम अभी NIOS की किताब से पढ़ रहे हैं। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों के बाद फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैमिनी ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। जिसे आप कौशिका ब्राह्मण भी कह सकते हैं, कौशिकी ब्राह्मण भी कह देते हैं कई बार। तो जैमिनीय और कौशिकी ब्राह्मणाज में डांस एंड म्यूजिक आर मेंशन टुगेदर। उसमें डांस और म्यूजिक दोनों एक साथ मेंशन किए गए हैं। एक तो ये जिक्र आता है। मेन एस्पेक्ट है कि अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमें आर्ट ऑफ डांसिंग ट्रेस होती है हड़प्पन कल्चर के समय से, क्योंकि हमने उसमें एक ब्रॉन्ज मॉडल देखा है एक डांसिंग गर्ल का। एक ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ द डांसिंग गर्ल देखा है कभी? मैं दिखाऊं? देख लिया ना? कब देखा था? गुड बॉय, मुझे पता था, वहाँ तक पहुँच गया। तो वो ब्रॉन्ज नर्तकी, कांसे की नर्तकी हमने देखी है ना। तो वो छोटा सा मॉडल है, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बना है वो, ऐसा लगता है, और वो हमें पता लगता है कि वो डांसर ही है। तो वहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, यानी कि हड़प्पन कल्चर के समय में डांस एग्जिस्ट किया करता था। ये एक चीज़ है। देखिए, डांस भारत में बहुत प्रचलित रहा। डांस ने भी अपना एक रिच कल्चर पैदा किया है, जैसे आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स में देखते हैं, तो उसका भी म्यूज़िक की तरह एक रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है। डांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम रहा है इमोशंस और एक्सप्रेशंस का। तो डांस फेमस है, ये इस बात से समझ आता है कि देश भर में अगर दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो ऐसे कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर कोई ऐसी स्कल्पचर्स ना मिल जाएं जो किसी रूप में नृत्यकों से जुड़ी हैं, डांस से एसोसिएटेड है। ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा, तकरीबन हर जगह मिलेंगे आपको। मंडपाज मिलेंगे, नृत्य मंडपाज मिलेंगे। आई बात समझ में? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिव का नटराज रूप बहुत प्रचलित रहा है विश्व भर में। विश्व भर में, भारत ही नहीं, विश्व भर में नटराज रूप बहुत प्रचलित रहा है, और शिव उसमें नट के रूप में नज़र आते हैं। एक नट वैसे तो परफॉर्मेंस रहता है, उसके रूप में नज़र आते हैं परफॉर्मर, और वो कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, कॉस्मिक डांस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ही इज़ डूइंग कॉस्मिक डांस, और वो बहुत जगह फेमस भी है, हम उसके रूप में जानते भी हैं शिव को। तो इससे पता लगता है अलग अलग वृत्तांतों से कि भारत में डांस बहुत पॉपुलर रहा है हमेशा से ही। इज़ अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। सो इन इंडिया द आर्ट ऑफ डांसिंग मे बी ट्रेस्ड बैक टू द हड़प्पन कल्चर। इन ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर द फंक्शन ऑफ डांस was to give symbolic expressions to religious ideas. Now, if we can consider Nataraj, so what kind of ideas that Nataraj is presenting, that sculpture, वो किस रूप में है? तो जो भी दर्शन रहा है हमारे भारत का, जो भी फिलोसफिकल डोमेन रहा है, जो कि आपको धर्म क्या है इसे समझने में सहायक होता है। धर्म अर्थात राइटियसनेस, अर्थात न्यायपूर्ण जीवन, राइटियस लाइफ, जीवन जीने का आधार। तो इसको समझने के लिए दर्शनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें फिलोसफिकल डोमेन्स पे जाना पड़ता है। तो ये जितने भी हमारे धर्म से जुड़े विचार रहे हैं, द रिलीजियस आइडियाज़,
इसको डिफरेंट डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम नृत्य करता रहा है। जैसे नटराज स्वयं एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस आइडियोलॉजी का, या आप कह लीजिए एक दर्शन का, आपको दर्शन की ओर ले जाता है। तो नृत्य इस रूप में प्रयोग हुआ। जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, देखिए जब आप बात करते हैं स्वयं की, जब आप बात करते हैं तो हम अक्सर यह समझते हैं कि, मैं एक स्टोरी सुना सकता हूँ यहाँ पर अगर आपकी अनुमति हो तो। इन स्टोरीज़ को सुनाने का आधार और इन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह समझाने का पर्पज़ ये रहता है कि जब आप चीज़ों को इस रूप में समझते हैं तो सब्जेक्ट फिर कोई भी हो हाथ में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप उनके शब्दों को समझ करके उन भावों तक पहुंच जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तब आप रचनात्मक हो जाते हैं। रची हुई चीज़ें कभी भी भूलती नहीं, आप जानते हैं। सही मायने में हम जीवन में समस्या में क्यों हैं आपको पता है? अधिकतर जो किताबों में लिखा है वो कोई ना कोई आप पर रोपित कर रहा है, आप पर पेस्ट कर रहा है। आप स्वयं भी किताबों से वो लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके खुद के ऊपर रोपित कर रहे हैं। ऐसे में आप रचनात्मक नहीं हैं, आप रच नहीं रहे हैं, रचना नहीं कर रहे हैं, और हमें याद रचना रहती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि अधिकतर जीवन में आपको वो मेमोरीज हमेशा याद रह जाती हैं जब आप कोई मित्र बनाते हैं, बचपन से बड़े होने तक आपके फ्रेंड्स। आपको पता है आप उस समय में बहुत रचनात्मक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, इसलिए उस समय की गई गतिविधियाँ, बातें, वो संबंध, उसकी कई बातें आजीवन स्मृतियों का हिस्सा रहती, क्योंकि आप रचनात्मक होते हैं, आप चीज़ों का क्रियान्वयन कर रहे होते हैं। आप उस समय में एक तरह से वर्ल्डली लाइफ में करता होते हैं, करता आप काम कर रहे हैं, रचनात्मक। लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हैं हमारे सामने, रेस्ट ऑफ दैट एक बैगेज की तरह, एक शब्दों की तरह, एक लेटर्स की तरह, पेजेस की तरह, बुक्स की तरह हम पर चेपी जा रही हैं। हम उसके विषय में उसे पढ़कर, समझकर उसे क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, उसके क्रियान्वित नहीं कर पा रहे, हम रचनात्मक नहीं हो पा रहे, हमारी विश्लेषण शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। इसलिए हम चीज़ें भूल रहे हैं, हमें याद नहीं रह रही, या तो समझ नहीं आ रही, या फिर हम उनका उद्देश्य या अर्थ समझ नहीं पा रहे, हम खत्म करते जा रहे हैं। सारा समय जब आप एक्टिव स्टडी से अलग हैं, और उस समय में यदि आप एक अध्ययन के चरित्र के रूप में हैं, प्रक्रियाओं पर, शब्दों पर, गाथाओं पर, कहानियों पर यदि आप चिंतन करते हैं, तब आप में रचनात्मक शक्तियाँ पैदा होती हैं, द क्रिएटिव थिंग्स। और उन रचनात्मक शक्तियों के बाद जो चरित्र बना, वो कुछ भी पढ़े, किसी भी जगह से पढ़े, उन शब्दों से वो जो मीनिंग डिराइव करेंगे, वो जो मीनिंग डेवलप करेंगे, that derivation, that development of the meaning from those very simple words, it is your creativity, it is your रचना। तब आप रचनात्मक होते हैं, और ये आजीवन याद भी रहता है, ये रटना, घोटना या चेपना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक शब्द पढ़ा और आप उससे कुछ डिराइव उस स्तर का नहीं कर रहे, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो शब्द आपने एज इट इज ही क्रैम किया है, तब वो आप पर केवल थोपा गया है, तब वो आप पर रोपित हुआ है। थोपी हुई और रोपित हुई चीज़ों का कितने समय तक बोझ आप ढेल झोर सकते हैं बताइए? एक समय में गिरेंगी ही, उतरेंगी ही। आप इतना बैगेज साथ नहीं ले जा सकते। जब तक आपकी विवेक क्षमता, विचार क्षमता, विश्लेषण की क्षमता मजबूत नहीं होती, जब तक आपकी एनालिटिकल स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव एनालिसिस पावर, क्रिएटिव पावर स्ट्रेंथन नहीं होती, तब तक आप शब्दों के बोध तक नहीं पहुंचते। शब्दों का बोध केवल लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना के उसका एक डेफिनेटिव मीनिंग समझ लेना नहीं है। एक दूसरी लैंग्वेज में उसका मीनिंग समझ लेना सही जरूरी नहीं है। इक्वलिटी अर्थात समानता ये नहीं है। समानता क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है, समानता किस रूप में परिलक्षित होती है, ये गहराई तक आप तभी जाते हैं जब आप रचनात्मक होते हैं। तो ये रचनात्मक महत्वपूर्ण है रवैया।
तो इस तरह की जब हम स्टोरीज बीच बीच में बताते हैं, या आपको बताया जाता है कि आप फ्री टाइम में क्या करें, यह बताया जाता है कि आप 24 घंटे के एस्पिरेंट कैसे बन सकते हैं, ये बताया जाता है कि आप कैसे कभी ऊबते नहीं या बोर नहीं होते, या कैसे विकट परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप ही स्वयं को उभारने के योग्य बनते हैं, क्योंकि आपको आप ही उभारेंगे, कोई और नहीं। ये रचनात्मक चरित्र ही कर सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट है, जब देवी सती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित अग्नि यज्ञ कुंड में स्वयं को अपनी ही स्वयं ऊर्जा से भस्मीभूत कर लेती हैं, कुंड में चली जाती हैं, तो उनकी देह जल करके खत्म हो जाती हैं। वह तो आदि शक्ति रूप को प्राप्त हो जाती हैं, तो देह उनकी जल जाती है। अब यहाँ पर जो देह है, ये जो देह है, ये माया के रूप में है। अब महादेव जब वहाँ प्रकट हुए हैं, तो इस माया को देख करके वह पूर्ण रूप से विक्षिप्त रूप उनका, बहुत ही विभत्स रूप उनका आ गया। वीरभद्र को उन्होंने ड्यूटी लगाई कि जाइए और सब नष्ट कर दीजिए। भद्रकाली की भी ड्यूटी लगाई कि आप भी जाइए और सब नष्ट करिए, दक्ष को अंत कीजिए। तो अब इस सती के इस देह को उठा करके वो घूम रहे हैं चारों तरफ, माया को हाथ में लेके, इन द माया ऑल द टाइम। अब इस माया में जब वो हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे यदि, तो वो अपनी जो उनकी लाइबिलिटीज हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब एक पक्ष अपने दायित्व नहीं निभा पा रहा है, सोचिए, तो जो बाकी के दो पक्ष हैं वो तीसरे पक्ष से एसोसिएटेड हैं, तो वो दोनों ब्रह्मा और विष्णु वह भी अपने कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे संपूर्ण रूप में, तो त्रिमूर्ति खंडित है, क्योंकि एक भाग अपनी जिम्मेवारियां इस समय निभा नहीं पा रहा, क्योंकि हाथों में माया है। तो विष्णु यहां पर फिर अपनी कुंडलिनी शक्तियों का जो उनका प्रत्यक्षीकरण है, वो है सुदर्शन, उसका प्रयोग करते हैं और माया रूपी उस शरीर को खंडित कर देते हैं। सुदर्शन चलाते हैं और हाथ में जब महादेव ने वो जो शरीर पकड़ रखा है देवी सती का, वो खंडित हो जाता है, माया खंडित हो जाती है। जैसे ही महादेव के हाथों से वो माया निकल जाती है, तो महादेव अब वैराग में चले जाते हैं, योग में पुनः चले जाते हैं। वैराग, तो माया से वैराग की ओर ले गए विष्णु अपने सुदर्शन का प्रयोग करके, शिव को वैराग की ओर चले गए, घोर वैराग में चले गए इस समय में। और फिर जहां जहां देवी सती के पिंड गिरे, वो सब शक्तिपीठ हो गए, वो एक अलग स्टोरी। अब देखिए, समझिए, अब पुनः शिव को, महादेव को पुनः वापस माया में लाना है, जीवन में लाना है, क्योंकि निर्माण अनिवार्य है, निर्माण भी करना है। तो इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, पार्वती का जन्म होता है, बड़ी होती हैं, तैयार होकर के पूर्ण महादेव के सन्मुख प्रकट होती हैं। और अब विष्णु यहां पर फिर प्रबंध कर रहे हैं कि जो कामदेव हैं और रति हैं, ये एक ऐसा आभा मंडल तैयार करें कि महादेव जैसे ही पार्वती को देखें, उनको इस स्वरूप में देखें, इस सौंदर्य में जब देखें, और ऐसे में कामदेव और रति के द्वारा क्रिएट किया गया ये सारा का सारा एम्बियंस उनके अंदर वह काम जब उत्पन्न कर देगा, तो वह पुनः माया को स्वीकार लेंगे, पुनः देवी के साथ चल देंगे, और फिर से निर्माण की क्रिया आरंभ हो जाएगी। तो वही विष्णु अब चाहते हैं वो माया में आए। ऐसे में अब जब इस परिस्थिति में वो हैं कि वो घोर वैराग्य में हैं, और उनका ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ऐसे में जब आप उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान का, उनके घोर वैराग्य का वो जो तेज है, वो अग्नि के स्वरूप स्वतः ही उत्पन्न होता है और कामदेव को भस्म करता है, उनकी काया चली जाती है। और पार्वती को जब वो देखते हैं अपने सन्मुख उस रूप में, तो प्रसन्न होने के बजाय और ज़्यादा वह गुस्से में आ जाते हैं। पार्वती बहुत दुखी होती हैं कि मैं जिस रूप में थी, मेरे उस रूप में अब तिरस्कार कर दिया गया है, ऐसा क्या दोष था। तो अब पुनः जब वो तपस्या के मार्ग से होकर के आएंगी,
पुनः जब वह यह स्वयं समझ करके आएंगी कि मेरा वास्तविक रूप क्या है,